हेलो बच्चों। तो आज है हमारा फाइनल बैटल। तो आज के सेशन में हम सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में बात ही नहीं करेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस और भी करूंगी। तो देखते हैं कौन है असली इस चैप्टर सेल का मास्टर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक इजी वार्म अप से। सो क्वेश्चन नंबर 1, differentiate between the following pairs of terms based on the clues given in the synthesis। तो सेल मेम्ब्रेन एक स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड है, सेलेक्टिव है, सबको एंट्री नहीं देता, लेकिन सेल वॉल एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है जो कि प्रोटेक्शन भी देता है तो सपोर्ट भी करता है। तो बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं कि मैं आरईआर के बारे में बात करूं या एसईआर के बारे में बात करूं और किसमें क्या होता है। तो हमने बात करी थी आरईआर मतलब आर, आर से याद रखो, आर स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक एंड उसके बाद वाला जो आर है दैट इज राइबोसोम्स। रफ है क्योंकि राइबोसोम्स अटैच्ड है, स्मूथ है क्योंकि राइबोसोम्स है ही नहीं। नेक्स्ट है कि ये रफ ही दिखेगा ना ऑब्वियसली, जैसे हम बात करें एज द नेम सजेस्ट्स। सिमिलरली स्मूथ एज द नेम सजेस्ट इट इज अ स्मूथ सेल जो कि आपको माइक्रोस्कोप में स्मूथ दिखाई देती है। अब राइबोसोम्स है तो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, एंड स्मूथ है राइबोसोम्स नहीं है तो ये क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है, इसका मेन काम है दैट इट ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन इनसाइड द सेल। और ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि एसईआर का काम क्या होता है, आरईआर का काम तो फिर भी याद रहता है। अब सबसे बड़ी बात, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट नाम भी दोनों के एक जैसे से है, पर याद रखना हमारा क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस वाला, तो ये ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स हो गए, और क्रोमोप्लास्ट हो गए हमारे कलरफुल प्लास्टिड्स, ठीक है, जिसमें ग्रीन के अलावा बाकी सारे कलर्स आते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं हमारे क्लोरोफिल को पिगमेंट देते हैं, और जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर होता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो कि हमारा येलो, ऑरेंज और रेड कलर के होते हैं, ठीक है। इसी से हमारे बाकी कलर्स देगा, तो ऑब्वियसली इसी से फ्रूट्स बने हैं, इसी से फ्लावर्स बने हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है तो ये ग्रीन कलर देता है और फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है लीव्स में ही पाया जाएगा, है ना, और क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, बिल्कुल सही, पेटल्स एंड फ्रूट्स में। Two similar animal cells are placed in two different solutions. Cell X is placed in pure water. Cell Y is placed in a concentrated salt solution. Okay. Then 25 cells are observed after some time. Then 25 cells are observed after some time. Cell X swells and cell Y shrinks. Which statement provides the correct explanation for the above observations? तो आप इसमें फटाफट से ऑब्जर्वेशंस पढ़ो एंड यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी आप चेक कर सकते हो कि हमारा आगे आंसर क्या रहता है। ओके, आई होप आप सबका आंसर आंसर थर्ड होगा, क्योंकि सेल एक्स में पानी अंदर चला गया और सेल वाई में से पानी बाहर चला गया, क्योंकि सेल एक्स जो था वो प्योर वाटर में था, एंड प्योर वाटर का एक हायर कंसंट्रेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। सो वाटर एंटर्ड द सेल बाय ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से सेल जो हो गई वो स्वेल हो गई, एंड सेल वाई जो था वो सॉल्ट सोल्यूशन में रखा था। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर इनसाइड द सेल जो था हायर था, सो वाटर मूव्ड आउट ऑफ द सेल थ्रू द ऑस्मोसिस, इसीलिए सेल जो हो गई वो हो गई श्रिंक हो गई बच्चों। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें ये डायग्राम को देखना है और हमें इनको सारे मैच करने हैं फ्रॉम ए टू जी। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा रुकती हूं और मुझे जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर क्या है। ये टेबल आपकी कुछ इस तरह से दिखाई देगी बच्चों, ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द पेयर सेल ऑर्गेनीज आर करेक्टली प्लेस्ड अंडर द गिवन कैटेगरीज। तो क्या आपका आंसर बच्चों यही है, दैट इज सेल वॉल दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, कौन था, गोल्गी अपैरेटस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
So two students, Renu and Rohit, were having a discussion on the plastids. Renu emphasized that all parts of the plant, even roots, contain plastids. However, Rohit did not agree with the statement and told her that plastids are absent in plant roots since the roots are underground and do not need to perform photosynthesis. तो कौन करेक्ट है बच्चों? बच्चों हमने बात की थी कि प्लांट्स में प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो माना रूट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं बट प्लास्टिड्स तो होते हैं। माना उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? फूड को स्टोरेज करने का काम करते हैं, जैसे कि स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होते हैं बट दूसरे प्लास्टिड्स जिनका नाम है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, वो जरूर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, ध्यान देना बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज इन अ प्लांट सेल। डिस्कस हाउ दीज टू ऑर्गेनेलीज आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू ईच अदर एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कैसे होंगे, जल्दी से ध्यान दो। तो ये है सिमिलैरिटीज बच्चों। पहले हम सिमिलैरिटीज लिखेंगे, फिर हम डिफरेंसेस लिखेंगे। ध्यान देना, बोर्ड अब बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गया है इन चीजों पे। तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बहुत क्लियरली लिखे होने चाहिए। तो दोनों के अंदर डबल बाउंड मेम्ब्रेन है, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली इनसाइड द सेल एंड बोथ आर इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों में ही सेम चीजें होती है बट डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहला, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। ओके, यहाँ पे हम खाना बना नहीं रहे हैं, खाना हम खा चुके हैं, उससे बस एनर्जी निकाल रहे हैं। बट क्लोरोप्लास्ट तो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल में। बट क्लोरोप्लास्ट एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा, अभी माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बात करी, वो सिर्फ एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? पूरा खाना बनाता है, तो वो सोलर एनर्जी को भी इंट्रैप करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता ही है। ओके, एनी डाउट्स तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप, अगर कोई भी डाउट्स हो बच्चों तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेलीज कंटेन्स डीएनए? किसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है? पहला है हमारा क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, या फिर न्यूक्लियस एंड राइबो लाइसोसोम्स। क्या सबका आंसर, क्या सबका आंसर वही है जो मैं सोच रही हूँ? सो द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। हमने बात करी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं बच्चों, हमने कभी सोचा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अगर हम लोग किसी भी एग की बात कर रहे हैं, अब एक इंटरेस्टिंग बात समझना बच्चों, अगर एक फीमेल होती है तो फीमेल अपना एग देती है टू अ प्रोजेनी, और जो मेल होता है, मेल जो देता है वो स्पर्म होता है। इन दोनों के फ्यूजन से ही हमारा आगे जाके फर्टिलाइजेशन से चाइल्ड बनता है। बट क्या हमने सोचा है कि फीमेल के अंदर ही तो माइटोकॉन्ड्रियाज है? मेल तो अपना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही तो इसके अंदर डाल रहा है। तो क्या फीमेल अपना जेनेटिक मटेरियल दो बार में दे रही है? एक तो न्यूक्लियस का और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया का। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट्स का जो बेबी में जाता है वो सिर्फ फीमेल का ही जाता होगा, मेल का तो कभी जा ही नहीं पाता होगा। सो इजंट दिस अमेजिंग कि फीमेल के दो टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल जा रहे हैं बेबी के अंदर, बट मेल का सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, दैट इज ऑफ जर्म सेल्स ओनली, दैट इज योर जर्म सेल इज योर यहाँ पे स्पर्म। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग सी बात थी, मुझे मन किया बताने का तो मैंने बता दिया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सो
Our question number 8 in the NCERT question book is, a researcher carried out an experiment in which she took two carrots of similar size. तो उसने दो carrots लिए similar size के. She placed one carrot in plain water and the other in concentrated salt solution. After 24 hours, she recorded her observations. तो पहला क्या है? What hypothesis does she want to test through this experiment? कौन सा करना चाहती है बच्चों? वेदर कैरेट श्रिंक और कैरेट स्वेल्स, है ना, कि वाटर अंदर आता है या नहीं आता है. तो ये वाला प्रोसेस कौन सा था हमारा? ऑस्मोसिस का. ठीक है. नेक्स्ट इज, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? बच्चों यही होगा कि जो कैरेट का साइज है, जो शेप है, दैट शुड बी इक्वल, है ना. और उससे क्या होगा, उनका जो वेट है दैट शुड बी रिकॉर्डेड, सो दैट विल हेल्प अस फॉर द फेयर experiment, correct? Next is, why does the carrot in plain water stay stiff and crunchy, but the carrot in concentrated salt solution become rubbery and limp? क्योंकि बच्चों सबको पता है कि सॉल्ट सोल्यूशन होगा बाहर, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो सॉल्ट का है वो बाहर ज्यादा हो गया, अंदर कम हो गया. तो क्या होगा? सॉल्ट सोल्यूशन की वजह से water from the carrot comes out. So because of that, the carrot will feel little bit rubbery, okay? And जो water वाला है उसमें water सिर्फ in आएगा, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो कोई concentration नहीं, कोई concentration gradient नहीं बना रहा है. That is why जो solution A in plain water में जो carrot है वो थोड़ी सी हमारी stiff and crunchy feel होगी. यही आपके आंसर्स है बच्चों. आप लोग यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हो और एक बार सारे आंसर्स नोट डाउन कर सकते हो. बाकी मैंने आपको ये कंसेप्ट समझा दिए हैं. Okay, so question number 9 is, indicate the presence or absence of the following structures in the bacterial and animal cells. तो हमें क्या क्या बताना है क्रोमोसोम बैक्टीरियल सेल में या एनिमल सेल्स में. तो इस टेबल को हम फिल करते हैं. ओके, क्रोमोसोम बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है. देन न्यूक्लियस ऑब्वियसली बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बैक्टीरियल सेल्स, एनिमल सेल्स तो यूकैरियोटिक होते हैं. सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल्स. गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्रोमोप्लास्ट, ये सारे एडवांस फीचर्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं. तो ये सारी चीजें एब्सेंट है बैक्टीरियल सेल में, बट एनिमल सेल्स में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट, carry out the following experiment. बच्चों I want to highlight one thing over here. NCERT is all about activities this time. So जितनी भी activities हमने पिछले chapters में discuss करी हैं उनको please properly पढ़ना ताकि इनके बारे में आपको ढंग से पता हो, क्योंकि NCERT is talking a lot about activities this year. Okay, so take 4 peeled potato halves. तो उन्होंने peeled potatoes लिए and scoop each out टू मेक पोटैटो कप्स. तो बेसिकली उन्होंने पोटैटोज को पील किया है और अंदर से भी पोटैटो का निकाल दिया, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, एक कप जैसा बन गया है. नाउ वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो. एक इसमें से बॉइल्ड पोटैटो का होगा. प्लेस ईच ऑफ द पोटैटो कप्स इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, फिगर 2.2. नाउ सेट अप द एक्सपेरिमेंट एज शोन. ओके, नाउ अभी क्या करना है, कीप कप ए एम्प्टी. तो दिस इज अ एम्प्टी कप, यहाँ मैं लिख देती हूँ टू मेक इट मोर क्लियर. तो दिस इज वन एम्प्टी कप, मतलब कप मतलब अंदर पोटैटो के हमने कुछ नहीं भरा है. एड 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन कप बी. इसमें इन्होंने थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे शुगर भी डाल दिया, तो इसमें आपके शुगर है कप में. ओके, नेक्स्ट इज एड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन कप सी. तो इसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है. ठीक है. नेक्स्ट, एड 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन बॉइल्ड पोटैटो इन कप डी. ये बॉइल्ड पोटैटो है और इसमें हमने क्या डाला है, शुगर. Okay, now you have to observe the 4 potatoes cups and at least 2 hours, for at least like 2 hours. आपको इसको 2 घंटे रखना है and then answer the following questions. First is explain why water gathers in the hollowed portion of cup B and cup C. Why it happens? क्योंकि पोटैटो के जो सेल्स हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फील करेंगे तो वो अपना वाटर बाहर दे देंगे इन बोथ द केसेस, पोटैटो शुगर वाले में भी और सी वाले में भी. ओके,
Next is, why is cup A necessary for this experiment? For the cup A necessary है बेटा, हमें empty रहेगा तो हमें किससे compare करना है हमें पता चलेगा. So this will be basically for our comparison. ठीक है, इससे हमें comparison में help होगी. Next is our, explain why water does not gather in the hollowed portion of cup A and D. बेटा कप A में इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, इसमें आपने यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं कर रखा है. एंड सिमिलरली इन बॉइल्ड पोटैटो, बॉईल करने के बाद पोटैटो सेल्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो उसमें इस तरह से वाटर इनटेक आउटटेक इजी नहीं होता है. ठीक है, यही आंसर्स हम आगे कर रहे हैं. सो यू कैन सी क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इनसाइड द पोटैटो कैविटी. ठीक है, नेक्स्ट इज, व्हाई इज कप ए नेसेसरी? कंट्रोल सेटअप है, दिस गिव्स अस कंपैरिजन. ठीक है, next is, why water does not gather in cup A and D. This is important to understand. In cup A, no sugar or salt is added, so there is no concentration gradient, तो osmosis होता ही नहीं है. कप D में पोटैटो बॉइल्ड है, तो उसकी जो लिविंग सेल्स हैं उसकी जो सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन की है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, इसीलिए osmosis cannot take place. So you can pause the video over here and you can read the answers on your own also बच्चों. Next question is, identify the pair. Okay, next question is, identify the pair that incorrectly matches the cell organelle with its function. ठीक है, आप इन तीनों को फटाफट से देखिए. एंड आई रियली होप अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये बहुत आसानी से आ जाएगा. ये इम्तिहान है बच्चों आप लोगों का. तो यहाँ पे हमारा आंसर है SCR. ये इनकरेक्ट है ना बेटा, लिपिड सिंथेसिस तो करता है बट सेल्यूलोज कहाँ से आ गया, है ना. बाकी सही थे, राइबोसोम प्रोटीन करता है, करेक्ट. लाइसोसोम डाइजेशन ऑफ फॉरेन एजेंट्स, करेक्ट. ओके, यही काम है. हमने इसको डस्टबिन भी बोला था कि जो भी चीज हमें रिक्वायर्ड नहीं है सब इसमें डाल दो. एसईआर में लिपिड तो सुना था यार, सेल्यूलोज कहाँ से आया? सो दैट इज इनकरेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what outcome do you expect if all the mitochondria are removed from an eukaryotic cell? तो functions पे चले जाओ फटाफट से. याद करो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस थे. जैसे ही फंक्शंस याद करोगे उन फंक्शंस को दिमाग में कैंसिल कर दो कि माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया, ये उसका फंक्शन था तो वो अब करेगा ही नहीं क्योंकि तुमने निकाल दिया उसको. यही इसका आंसर बन जाएगा बच्चों. सो माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एनर्जी बना रहा है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन करा रहा है. रिमूव कर दिया तो एटीपी नहीं बनाएगा. ठीक है, एज अ रिजल्ट जो सेल होगी इट विल स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपर्ली एंड मे इवेंचुअली डाई. ओके, okay, which phenomenon inhibits the formation of tumors in the human body? क्या कोई बता सकता है इसका आंसर? Can plants also develop tumors? Explain. तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमारा वीडियोस में कवर नहीं हुआ था, तो मैंने उसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है. इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इनहिबिशन. ये ट्यूमर का फर्दर फॉर्मेशन नहीं होने देता है. सो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, जब अपने, जैसे अगर आपके ये नॉर्मल सेल्स था, अब यहाँ पे आपको सेल्स का फॉर्मेशन करना था, तो यहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन हो गया फॉर द क्लोजर ऑफ वुंड. तो इनहिबिशन एक प्रोसेस होता है, वो क्या करता है, जैसे ही अपने नेबरिंग सेल्स के कांटेक्ट में आता है वो स्टॉप कर देता है सेल्स का और डिवीजन. बट अगर ये इनहिबिशन को लूज कर जाएंगे तो यही सेल्स प्रॉपरली और ज्यादा डिवाइड करना शुरू कर देंगे. अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा. इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन को ही हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर. ठीक है, ये जो ट्यूमर है प्लांट्स में कम होता है बच्चों क्योंकि उसमें रिजिड सेल वॉल्स होती है, तो वो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स कम करने देती है. ठीक है, आई होप आपको वो समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. Which cell organelles help in the synthesis of cell membrane? Write the path of these compounds from their site of synthesis to the cell membrane and show this through a labeled diagram. बच्चों इसका आंसर मैंने ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिया है. Proteins are synthesized by ribosomes on rough endoplasmic and lipids are synthesized in SERs. Okay.
तो ये देखो, ये बच्चों पूरा का पूरा चार्ट है जो आप समझ सकते हो और इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो, प्रोटीन सिंथेसिस आरईआर और नीचे दे रखा है आपको एसईआर, ठीक है? दोनों ने अपने वेसिकल्स बनाए, एक इन दोनों को ट्रांसपोर्ट किया टू द गोल्गी apparatus। इसने इनके अंदर मॉडिफिकेशन किया, पैकेजिंग किया एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स करा और उनको आगे वेसिकल्स को और ट्रांसपोर्ट करके इनको फ्यूज कर दिया बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इनको आगे भेजेगा। यहाँ पे बच्चों क्या है, आप इसको अलग से ऐसे की तरह भी बना सकते हो या इनको यहाँ पे लेबलिंग भी कर सकते हो। So the question is, what would happen if gametes are formed by mitotic divisions? तो बच्चों हम सबको पता है कि माइटोटिक डिविजन्स क्या है, जहां पे हमारा क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल होता है, ठीक है, और उसकी जो सेल डिवीजन के बाद भी उसका क्रोमोसोम नंबर डबल ही रहता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमने ये बात करी थी कि गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, हमारा मियोसिस, है ना? अब अगर यहाँ पे मियोसिस नहीं हो और इधर माइटोसिस होता है तो क्या होगा कि हमारे गैमेट्स तो हमें मेल के भी मिलते हैं और हमें फीमेल के भी मिलते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी समझाया था। मेल के पास तो वही डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स होता है और फीमेल के पास भी क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। ये डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझना। असल में क्या होता है कि हमारा जो क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं ना न्यूक्लियस में, जब सेल डिवीजन होता है, उनको हम बोलते हैं इन पेयर्स। ओके, वो इन पेयर्स होते हैं और वो कितने पेयर्स होते हैं बेटा, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स सबके कॉमन होते हैं। कॉमन इन द सेंस कि मेल एंड फीमेल नहीं वो डिस्क्राइब करते, but उसमें जो एक पेयर होता है वो आपका सब में अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो वन पेयर है। तो यही मैंने यहाँ पे दो से वो पेयर समझाया है, आप इस बात से कंफ्यूज मत होना। अभी फीमेल में भी वन पेयर होता है एंड मेल में भी वन पेयर होता है। ये क्या होता है, आगे जाके दो में डिवाइड हो जाता है। मेल में जो पेयर होता है उसको हम बोलते हैं एक्स वाई और फीमेल में जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्स। तो मेल पेयर दो में डिवाइड हो जाता है, एक्स एंड वाई में। फीमेल में जो हो जाता है वो बन जाता है एक्स एंड एक्स में। ये एक्स और एक्स हो गया जी। ये प्रोसेस ना हो तो क्या होगा कि जो मेल है उसका इतना सारा क्रोमोसोम और फीमेल का भी पूरा डबल क्रोमोसोम का पेयर, ये पूरा पूरा बच्चे में चला जाएगा। तो यार एक बात मुझे समझाओ, क्या ये इस तरह का डिवीजन पॉसिबल है? वुड यू बी एबल टू सर्वाइव अ सेल विद टू, इतना सारा क्रोमोसोमल लोड? वो नहीं संभाल पाएगा एंड इवेंचुअली सेल ही मर जाएगा। तो इसीलिए इसमें मियोसिस ही हो सकता है। माइटोसिस का कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। कोई बोले भी तो भी मना कर दो कि गलत बता रहे हो मुझे। तो आप लोग इसका आंसर भी पढ़ सकते हो। प्रोड्यूसेस डॉटर सेल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो मैंने ये पीछे आपको समझाया। अगर सपोज इसमें हमारे मेल भी बनता है, अब क्या होगा बच्चों, अगर ये हमारा डबल भी होता है, अगर ये दोनों का फ्यूजन भी होता है या इसका और इसका भी फ्यूजन होता है, तो क्या पेयर बनेगा, या तो एक्स वाई बनेगा या एक्स एक्स बनेगा। तो ये हमारा क्रोमोसोम नंबर इन हार्मनी है। ठीक है, इन हार्मनी है, ये तो कोई बंदा ही नहीं है ना। तो यही बोल रहे हैं कि सेम नंबर, कि जब फ्यूजन होगा, माइटोसिस प्रोड्यूसेस डॉटर सेल्स विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे ना माइटोसिस में। तो gametes were formed by mitosis, they would contain the full chromosome number instead of half। फुल हो जाएगा, माइटोसिस में हमें हाफ करना, मियोसिस में हमें हाफ करना होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द क्रोमोसोम नंबर वुड बी डबल, दिस इज इंपॉर्टेंट, लीडिंग टू abnormality या imbalance in the chromosome number। ठीक है, जिससे कि आगे जाके सेल विल नॉट सर्वाइव। ओके, तो इसीलिए मियोसिस ही ओके ऑप्शन है। ओके, नाउ द वेरी लास्ट क्वेश्चन बट अ लिटिल बिट बिग वन। तो प्लीज हम इसको समझते हैं। ये बच्चों बहुत ध्यान देना, इस बार एनसीईआरटी में ऐसे ही पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा है, पहले इस तरह के क्वेश्चंस कम देखने मिलते थे, पर इस बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को है।
so that they can check your understanding bit properly. So Deepa was very happy with the harvest of amla, Indian gooseberry, and lemons on her farm. However, she could sell only 1/14 of the production, that is 1 by 14th of the produce in the local market. Recognizing that a significant amount of produce may be lost post harvest, she employed a traditional yet scientifically sound method to extend the shelf life of आंवला and lemons, है ना, ताकि खराब ना हो जाए, उनको प्रिजर्व करने का उसने सोचा. So she turned perishable produce into profitable products such as pickles and sherbets. तो उसने उनका अचार and उनके juices बनाए. She used the excess produce to prepare pickles, murabbas and sherbets by adding appropriate amounts of salt, sugar or jaggery to small pieces of fruits and their juices. These were then stored in small glass bottles for sale, helping her prevent the wastage of post-harvest produce. This shift from farming to agro-processing would strengthen food security and boost the local economy, creating a sustainable model that cuts waste while increasing her income. Income भी बढ़ गई ना अब ये इनको बेचेगी तो. Based on the above passage, answer the following questions. Which scientific concept has the farmer applied in the preservation of farm produce? तो उसने क्या यूज किया होगा? तो पिकल्स में उसने ऑब्वियसली बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज किया होगा, है ना? How does the addition of high concentrations of salt and sugar create an environment and prevents the growth of spoilage causing bacteria and fungi? तो बेटा क्या होता है कि अगर सपोज फंगाई लग गया, तो अगर मैं मानती हूँ सपोज ये बैक्टीरियल सेल मेरे पिकल में घुस गया, ठीक है, ये एक बैक्टीरियल सेल मेरे इसमें घुस गया, ठीक है, मेरे पिकल जार में, तो क्या होगा कि वहां पे बाहर तो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है या हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये हाई सॉल्ट एंड शुगर क्या करेगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी सॉल्ट्स को बाहर ले लेगा, इवेंचुअली इसकी भी सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है. तो इसीलिए सॉल्ट एंड शुगर को हम प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं इन अचार्स एंड मुरब्बास. उससे क्या होता है, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से जो आपका जो बैक्टीरियल सेल होता है, जो फंगल सेल होता है, तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर even even causes the cell to die because वो सेल का भी वाटर बाहर निकलवा देता है. ओके, ये बात आपको समझ में आई? Suggest a healthy recipe of this kind for food preservation and what are the scientific values addressed in this case? तो आप लोगों को बच्चों इनके आंसर्स अच्छे से पता है, तो आपने यही हमने बात करी और इसमें भी हमने यही बात करी है. आप एक बार वीडियो रोक के इनको जरूर पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं. अभी हेल्दी रेसिपी के बारे में हम बात करते हैं. लो शुगर लो शुगर लेमन पिकल, है ना, या नेचुरल फ्रूट जैम, या सॉल्टेड फर्मेंटेड, या आजकल ऑर्गेनिक भी चल रहा है कि प्रिजर्वेशन के लिए सब ऑर्गेनिक चीजें हों, तो ये सब चीजें आपकी हेल्दी रेसिपी में हेल्प करता है. और साइंटिफिक थिंग, इसमें साइंटिफिक वैल्यूज क्या है, इसकी आपको इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी नोट डाउन कर दी हैं. अगर आपको किसी में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो. आपको क्या लगा कि यहाँ पे हमारा सारा मैटर खत्म हो गया? नहीं बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज हमारे सेल थ्योरी का इम्तिहान है. हमें ये जानना है कि आपको सेल के क्वेश्चन समझ में आए हैं प्रॉपरली या नहीं आए हैं. इससे कंसेप्ट भी बिल्ड हो रहा है ना. तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो पहला है, अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट अ सेल हैड नो न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, बट स्टिल हैड डीएनए. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन हाउ यू कंक्लूडेड इट. बच्चों, क्या मुझे इसको आंसर करने की जरूरत है? नो न्यूक्लियस सुनते ही तुम्हारी घंटियां बज जानी चाहिए. तो ये होगी हमारी प्रोकैरियोटिक्स. ओके, ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गई, क्योंकि उसमें हमारे पास डीएनए तो होता है बट बाकी ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, a plant kept in salty water become weak and droopy after few hours. However, the same plant become fresh again when placed in plain water. तो बच्चों, इसी तरह का एक अभी हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया था, तो शायद आपको उससे समझ में आ जाएगा कि ऑस्मोसिस हो रहा है ना, वो कैरेट वाला क्वेश्चन. तो वाटर जो है प्लांट से मूव आउट कर जाएगा ना, जिससे प्लाज्मोलिसिस एंड वो थोड़ा सा सॉफ्ट वगैरह भी हो जाएगा.
एंड यहाँ पे प्लेन वाटर में आपकी सेल्स टर्गिड रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, next question is, a student says plant cells are stronger than animal cells. आपको ये बात agreed है? I guess, I hope yes आपका आंसर है ना। साइंटिफिक रीजन आई रियली होप आपके दिमाग में यहाँ पे सेल वॉल बज चुका होगा, क्योंकि यस सेल वॉल की वजह से ही उसको प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी मिलता है, और इसमें आपका क्योंकि ये सेल्यूलोज से बना होता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, एंड नहीं समझ में आ रहे हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दो। अ डॉक्टर सेज कैंसर सेल्स फॉरगेट द रूल्स ऑफ डिविजन। क्या मैंने यही आज आपको समझाया था जब मैं आपको ट्यूमर समझा रही थी? तो आई थिंक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। विच सेल्यूलर फिनोमिनन नॉर्मली प्रिवेंट्स दिस कंडीशन? आई थिंक आपको इनहिबिशन समझ में आ गया होगा, है ना। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसमें आसपास की सेल्स को देख करके सेल ग्रोथ बंद हो जाती है, बट कैंसर सेल्स में वो ग्रोथ होती ही चली जाती है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल इज एबल टू डाइजेस्ट इट्स ओन डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज। कौन है डस्टबिन? याद करो, डाइजेस्ट से ही पता चल जाना चाहिए कौन है हमारा डस्टबिन सेल में। अगर मेरी वीडियो देखी है तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा डस्टबिन के बारे में। Which organelle make this possible and how? Lysosomes, है ना। उनको हम मैंने बताया था हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और वो सारे सेल्स डैमेज सेल्स को रिसाइकल करता है और उसको सेल के लिए रीयूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, बच्चों अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि इस बार हमने देखा एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं। सो अ स्टूडेंट केप्ट अ लिविंग सेल इन डिस्टल वाटर, आफ्टर सम टाइम द सेल बर्स्ट, व्हिच कंक्लूजन इज करेक्ट? तो एक बच्चे ने सेल को डिस्टल वाटर के अंदर ज्यादा ही देर के लिए रख दिया। थोड़ी देर में वो देखता है कि वो जो सेल है वो आपकी बर्स्ट हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? आई थिंक डिफ्यूजन तो नहीं होगा बच्चों, स्टॉप हो जाता तो सेल जिंदा रह जाती। प्रोटीन्स वर डिस्ट्रॉयड, डजंट मेक सेंस। वो सेल वॉल बिकम स्ट्रॉन्गर, आई डोंट थिंक सो। क्या यहाँ पे आंसर हो सकता है मेरा, एक्सेस वाटर एंटर्ड द सेल? करेक्ट। A green plant kept in darkness for several days stops preparing food. Which organelle is unable to function properly? कौन बनाता है फूड? कौन है फोटोसिंथेसिस करने वाला? जल्दी से बताओ, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है? नो। क्या वो क्लोरोप्लास्ट है? यस। क्या मुझे आगे क्वेश्चन के ऑप्शंस देखने की जरूरत है? के नेक्स्ट इज, which of the following cells is expected to show the highest rate of respiration? कौन हो सकता है बेटा हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन करने वाला? जल्दी से सोचो इसका आंसर। क्या आप सबका आंसर भी मसल सेल है? क्योंकि मसल सेल्स एक्सरसाइज के टाइम पे ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा देता है, उसका ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाता है, तो उसका रेस्पिरेशन भी इनटेक बढ़ जाता है, क्योंकि काम करना है ना मसल सेल्स को एक्सरसाइज के टाइम पे, वही एक रीजन होता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस? अभी हमने मियोसिस के ऊपर वापस से रिवाइज किया है इसी क्लास में। अगर आप मियोसिस भूल गए हो तो प्लीज एक बार वीडियो में जाके जरूर देखना। क्या मियोसिस करता है? क्या वो डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करता है? नो। क्या वो आइडेंटिकल सेल्स बनाता है? बिल्कुल भी नहीं। प्लीज 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 आइडेंटिकल सेल्स मत बोलना बच्चों, मेरा दिल टूट जाएगा, है ना। मैंने इतने प्यार से आप लोग को मियोसिस समझाया है। क्या वो एटीपी प्रोडक्शन इंक्रीज करता है? आई होप नॉट आपका आंसर नहीं ही हो। तो क्या इसका आंसर सी है? आई थिंक आप सबने आंसर सी ही दिया होगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। तो बच्चों हमने माइक्रोस्कोप से लेके न्यूक्लियस तक सब कुछ सीख लिया है। अगर आपने पूरी सीरीज देखी है तो ऑनेस्टली आप एनसीईआरटी लेवल से काफी ऊपर जा चुके हो। तो कमेंट सेक्शन में लिखो
सेल मास्टर, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने पूरी जर्नी कंप्लीट की है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले चैप्टर भी हम इसी लेवल पर कंप्लीट करेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और याद रखना बच्चों, एवरी बिग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स विद जस्ट वन सेल। तो बाय बाय बच्चों।